जरा इस पे आएंगे, सीधे चलते हैं जरा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ वहां हो रहा है, टिकट का ऐलान हो रहा है, जरा सुन लेते हैं, जल्दी से चलते हैं। $15 people are from general category and 34 candidates from SC, ST, OBC minorities. 24. 15 from general category, 24 out of 39 from SC, ST, OBC and minority. 12 people are below 50 years age, under 50 years age. 8 people are between 15 and 60. 61 and 70, 12 people are there. 71 to 76, 7 people are there. This is the age status. 71 to 76. Now I am reading out the names. Chhattisgarh, Jankir Champa SC, Dr. Shivkumar Daharia. Chhattisgarh State, Korba, Mrs. Jyotsna Magans. Chhattisgarh 6, Rajnandgarh, Bhubesh Baghel. Chhattisgarh Durg, Rajendra Sahu. Chhattisgarh Raipur, Vikas Upadhyaya. Chhattisgarh Mahasamud, Tamaruddin Sahu. Tamaradwaj Sahu. Karnataka, Bijapur SC, HR Algor. Karnataka Haveri, Anand Swami Gaddevara Math. Anand Swami Gaddevara Math. Karnataka Tumkur, SP Muddana Megowda. Karnataka Mandya, Venkat Ramegowda, Star Chandru. Karnataka Bangalore Rural, DK Suresh. Shimoga, Srimati Geeta Shivraj Kumar. Hassan, Shreyas Patel. Then Kerala, Kasargod, Rajmohan Unnitan. Kannur, K. Suthagaran. Vadagara, Shafi Parambil. Wayanad, former Congress President Sri Rahul Gandhi. Kozhikode, Sri M.K. Raghavan. Palakkad, Sri V.K. Srikantan. Alathur, Mrs. Ramya Haridas. Miss Ramya Haridas. Thrissur, K. Muralidharan. Chalakudi, Binni Bahanan. Ernakulam, Haibi Eden. Idukki, Dean Kuriakose. Alapura, Sri K.C. Venugopal. Mavelikara, Kodikundal Suresh. Pathanamthitta, Anto Anthony. Attingal, Adur Prakash. Thiruvananthapuram, Dr. Shashi Tharoor. Lakshadweep, Muhammad Hamdullah Said. Shillong, Meghalaya, Vincent H. Pala. Meghalaya Tora ST, Saleng A. Sangma. Nagaland, S. Supong Maran Jamir. Sikkim, Gopal Chetri. Telangana Sahirabad, Suresh Kumar Shatkar. Telangana Nalgonda, Raghuvir Kundru. Telangana Mahbub Nagar, Chella Vamshachandra Reddy. Telangana Mahbub ST, Belram Naik Porika. Tripura West, Ashish Kumar Sahe. This is the 39 names.
can give in English, Hindi. फीडबैक देने के लिए आपका अभी आपके सामने केसी वेणुगोपाल जी ने 39 लोगों की कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा करी है। जैसे इन्होंने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि 39 में से 14 जनरल हैं और 15 जनरल हैं और 24 इसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज हैं। और इस लिस्ट के अंदर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, सीडब्ल्यूसी के पूर्व हमारे सदस्य ताम्रध्वज साहू जी भी हैं, केसी वेणुगोपाल जी भी हैं। तो ये लिस्ट जो है एक मिश्रण है अनुभवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, युवाओं की, संगठन के अंदर जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकल करके आए हैं उन लोगों की, और जमीन से जुड़े हुए नेताओं की। और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की गारंटी की घोषणा लोगों के पसंद के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स सक्षम हैं कि इन गारंटीज को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में आगे पूर्ण करें। अभी 3 न्याय की मुख्यतः बात करी है, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय और युवा न्याय। तो यहां आप सुन रहे थे, कांग्रेस ने 39 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का है, जो वायनाड से इस वक्त सांसद हैं और वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। वो केरल के वायनाड से राहुल गांधी, उनके अलावा पहली दफा किस्मत आजमाएंगे उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से, और केसी वेणुगोपाल भी इस चुनावी मैदान में है। ताम्रध्वज साहू जो कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, भूपेश बघेल के राइट हैंड कह सकते हैं, साहू समाज के सबसे बड़े नेता छत्तीसगढ़ के, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे तमाम वरिष्ठ नेताओं को, लेकिन 39 नेताओं का इस लिस्ट में नाम है, जिसमें 15 जनरल कैटेगरी के हैं और बाकी 24 जो हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय से जो लोग हैं उनके हैं, उस कैटेगरी के लोग हैं। तो 24 और प्लस 15, ये आज मात्र 39 कैंडिडेट्स की घोषणा। लेकिन यहां से एक शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की लिस्ट की, और इस लिस्ट में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। उत्तर प्रदेश की लिस्ट नहीं है इसमें बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में सबकी निगाहें टिकी होंगी कि यहां किसके साथ गठबंधन हो रहा है, किसको कहां से उतारा जाएगा। जल्दी से आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। इस लिस्ट की पहले बात हम लोग कर लें, आप तमाम साथियों के बीच आता हूं। राहुल गांधी का नाम सबसे बड़ा नेता यहां पे वायनाड से, अभी एक ही जगह से, उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है, इस सूची में नहीं है। और क्या उम्मीद की जाए कि अमेठी से भी राहुल गांधी को उतारा जा सकता है? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। राजीव जी, जो अभी सूची जारी हुई है उसमें एक संदेश है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना पड़ेगा। पहले आपको याद होगा भूपेश बघेल जी ने मना किया था कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन देखिए भूपेश बघेल जी भी लड़ रहे हैं, ताम्रध्वज साहू भी लड़ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल भी लड़ रहे हैं, और शशि थरूर और राहुल गांधी सब लोग लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि राजस्थान भी जब पहुंचेंगे तो आपको सचिन पायलट का भी नाम देखने को मिलेगा, अशोक गहलोत का भी नाम देखने को मिल सकता है। यानी बड़े नेताओं को चुनाव लड़के एक टास्क पूरा करना है, क्योंकि संख्या भी बढ़ानी है। अगर बड़े नेता नहीं जीतेंगे तो बाकी नेता कैसे उदाहरण बनेंगे, ये एक संदेश है। अब जहां तक आपके अमेठी से लड़ने का प्रश्न है, तो हमें कोई कारण नहीं लगता कि अमेठी को छोड़ेंगे राहुल गांधी, कोई कारण नहीं दिखता। ये अटकलें लगती हैं, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। और रायबरेली एक जरूर सीट है जहां पर कि
बात उठती है कि सोनिया गांधी जी की जगह कौन लड़ेंगी, वो उस पर सबकी नजर है, सबकी उम्मीद है कि वहां से प्रियंका गांधी को मिले टिकट, लेकिन क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। मगर कांग्रेस ने इस सूची में जो और एक आध बात, एक कॉम्बिनेशन जो बनाया है युवाओं का, खास करके जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको 12 लोगों को टिकट दिया है 39 में, यानी ये रेशियो भी कम से कम 30% के से थोड़ा कम है, ये जा रहा है। तो ये युवाओं को जो सूची है इसको थोड़ा और बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और 39 में 24 SC ST OBC है, तो ये प्रोपोर्शन अच्छा है कांग्रेस के कॉम्बिनेशन के ख्याल से। फिलहाल इससे इतनी टिप्पणी बनती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा आता हूं अनिल सिन्हा जी के पास। अनिल जी, कैसे देखा जाए इसको? अनिल जी को जरा स्क्रीन पे ले आइए। कैसे देखा जाए इस सूची को? अगर हम देखते हैं अनिल जी, किस हिसाब से देखा जाए कि यहां राहुल गांधी का नाम, लेकिन एक जगह से राहुल गांधी का नाम दोनों जगह से तो लिया जा सकता था, लेकिन क्या यहां उत्तर प्रदेश में भी कोई गुंजाइश बचती है? क्या उत्तर प्रदेश में और भी समीकरण बनते हैं आने वाले समय में कोलैबोरेशन के, गठबंधन के? यहाँ इसमें मैसेज कहा, प्रवीण कुमार जी ने सही कहा, मैसेज क्लियर है कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनको कमान संभालनी है चुनाव की, ये है। दूसरा है कि ये जो राहुल गांधी के दूसरी सीट से लड़ने का सवाल है जो अमेठी से, उसके मामले में ऐसा है कि मेरा अंदाजा है क्या कि उसको वो यूपी से, मतलब अमेठी से उनको उम्मीदवारी मिलेगी, वो तब लड़ेंगे वो, इसलिए कि फाइट यूपी में। अब तो देखिए, अब कोलैबोरेशन क्या, अब यूपी में जो सुनील जी कह रहे थे वो सही कह रहे थे, यूपी में इंडिया गठबंधन अब फाइट कर रहा है, जो घोसी में आपने एक बार देखा था वहां के चुनाव में, वो अब एग्जिस्टेंस में आ गया है। तो जो कोलैबोरेशन जो लोअर लेवल का है, वर्कर्स के लेवल पे वो आ गया है, तो मामला वहां अलग है। लेकिन पोलराइजेशन के लिए ये जो कोशिश करेंगे उसका काटने का इंतजाम इनको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक दो चीज आपको बताना चाहता हूं जो डेवलपमेंट सीन में दिख रहा है। पूरा जो गोदी मीडिया है वो लग गया है अलग ढंग से। आज एक चैनल पे महाशिवरात्रि का में जो मंदिर आने वाले हैं उन पर सर्वे किया, और उसका कुछ 78% और क्या परसेंट अभी ध्यान में नहीं है, उनका वो वोट करेंगे बीजेपी की तरफ। अब ये बताइए कि क्या स्टैंडर्ड है? और ये जो जिस तरह से चुनाव आयोग मतलब राहुल गांधी को एडवाइजरी भेज रहा है कि आप बोलने में मर्यादा रखिए या ध्यान मतलब रखिए बोलने के बारे में, वो जो है उसको ये सब नजर नहीं आ रहा है। और एक चैनल पर तो बकायदा, एक जो सबसे तेज चैनल है उस पे एंकर ये पूछ रही थी कि आप जो स्टेट्स हैं इसके, मतलब नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, गैर भाजपा शासित राज्य, उसके बारे में कह रही थी क्या कि वहां पहले आप क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं। मतलब बीजेपी के प्रवक्ता भी उसमें नहीं कर सकते। और आप देख रहे हैं क्या कि वो जो मंडपम की आपने चर्चा की, जहां पर कि उन्होंने जो अवार्ड दिया है, तो ये सारा से अब निपटना है। कोलैबोरेशन का मामला ऐसा है कि बहुत ही फ्रेगमेंटेड है ये एनडीए। अभी महाराष्ट्र में आपने उतनी चर्चा नितिन गडकरी की मत करिए, अभी जो एकनाथ शिंदे के जो गुट के सारे लोग हैं वो रामदास कदम वर्सेस फडणवीस और सारा मामला चल रहा है। क्योंकि और अमित शाह जो गए अभी औरंगाबाद और दूसरी जगह जहां जो सीटें परंपरागत रूप से शिवसेना की रही है, वहां ये दावा ठोक रहे हैं, वहां अपना प्रचार शुरू कर चुके हैं। तो वो है नहीं, मतलब उनका कोई कोऑर्डिनेशन समन्वय, बीजेपी अकेले लड़ेगी और बीजेपी वर्सेस ऑल है, ऐसा समझिए सिनेरियो ऑलमोस्ट बनना है सब जगह। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक जल्दी त्वरित प्रतिक्रिया जो है वो हमारे, और पहले प्रशांत जी, फिर आता हूं जागृति जी के पास। प्रशांत जी, क्या कुछ देखते हैं 39 सीट्स, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? राहुल गांधी, भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल, ताम्रध्वज साहू, ये तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं मैदान में हैं। इसका मतलब है कि पहले लिस्ट से, छोटी सी लिस्ट लेकिन पहली लिस्ट से कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि हमारी जो अब आगे आने वाली लिस्ट है उसमें ऐसे ही वरिष्ठ नेताओं की सूची आप देखेंगे, ये माना जाए? जी, दो बातें हैं राजीव जी इसमें। आप देखिए कि 2014 का इलेक्शन याद कीजिए, तमाम सारे बड़े नेता, चिदम्बरम, मनीष तिवारी जैसे लोग जो मंत्री थे,
उन्होंने अपने आप घोषणा कर दी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी तो अब उसका उल्टा किया जा रहा है। अब बड़े नेताओं को चुनाव में भेजा जा रहा है। तो ये एक अच्छा संदेश है, क्योंकि जब बड़ा नेता चुनाव लड़ता है राजीव जी, तो सिर्फ अपनी सीट पे नहीं, वो 2-4 आसपास की सीटों को भी प्रभावित करता है। कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता है, मीडिया में भी एक नैरेटिव जाता है। एक बात। दूसरी बात यह कि जो राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो वॉक द टॉक दिखाई दे रहा है। यानी जो बात करते हैं, कहते हैं, वो उसको करके भी दिखाया जा रहा है कि 61% लोग, जो 39 उम्मीदवार अभी आए हैं, उन 39 में 24 उम्मीदवार यानी 61% लोग जो है वो समाज के वंचित वर्ग से हैं या माइनॉरिटीज से हैं। जी तो SC ST OBC माइनॉरिटी से 61% है। उम्मीद करते हैं कि ये जो मोमेंटम है, ये जो रेशियो है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये आगे आने वाली लिस्ट में भी दिखाई देगी। और ये सिर्फ आरक्षित सीटों पे नहीं होगा, ये सामान्य सीटों पे भी ये एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना चाहिए। राजीव। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि SC ST OBC इन तमाम वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक इन तमाम वर्ग के लोगों को अगर 60% से ज्यादा अभी एक छोटी सी सूची जो आपने जारी की है उसमें आपने स्थान दिया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उस दिशा में भी सोच रही है जिस दिशा में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बात करते आए हैं, और उसमें भी OBC या जाति आधारित जनगणना की बात वो करते आए हैं। और आप तस्वीरों में देखिए तो हर वर्ग के लोग राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं। जागृति जी, आपसे भी समझना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ दिखाई देता है? क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश आएंगे? क्या कुछ कहते हैं वहां के लोग? जी मैं बिल्कुल लगातार देख रही है, उम्मीद जताई जा रही है, सब तरफ से बात भी है, राहुल जी जहां लड़ने। जागृति जी का वीडियो डाउन हो गया है। जरा जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी, अमलेंदु जी इस पहली प्रतिक्रिया आपकी भी चाहूंगा, हमारे तमाम साथी, क्योंकि कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है, इस पे आप सबकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। और यहां से चुनाव का जो एक कदम आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है। अमलेंदु जी। राजीव जी, एक तो कांग्रेस ने जो पहली लिस्ट जारी की है, उस पहली लिस्ट को जारी करते समय यह बता दिया है कि कांग्रेस गंभीरता के साथ तैयारी कर रही है और गंभीरता के साथ उसने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ कोई ये गलती नहीं है कि आपने ऐसे लोगों के नाम जारी कर दिए जो सीट ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 195 की लिस्ट जारी करते हुए ऐसे नाम जारी कर दिए थे जो सीट है ही नहीं। तो इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। दूसरा जो एक बात है वो ये है कि बड़े तमाम नाम जो है जिनको उनको जिस तरीके से उतारा गया है, तो ये भी एक संदेश है कि जब संघर्ष का समय है तो जो बड़े लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, तो आपके प्रभाव का इस्तेमाल पार्टी को जिताने के लिए होना चाहिए। यानी कि एक एक सीट के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और एक एक सीट पर जीतने की जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी, एडजस्टमेंट कोई नहीं होगा। मुझे लगता है कि 39 लोगों की लिस्ट से ये बात सामने निकल करके आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंकज चतुर्वेदी जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस पे, इस पहली लिस्ट पे? नाम है केसी वेणुगोपाल का। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा खेमा केसी वेणुगोपाल के खिलाफ रहता है, क्योंकि वो राहुल गांधी के बड़े करीब है। लेकिन इस बार उन्होंने केसी वेणुगोपाल को अड़े पूजा से चुनाव में लड़ा दिया है। अड़े पूजा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीट है, वहां पर तीनों समाज के लोग बड़े लगभग बराबर संख्या में है। 2 सीट पहले से तय मानी जा रही थी, शशि तरूर की और वायनाड वाली सीट, जो लोग बेवजह का वितंडा खड़ा किए हुए, तो ये सीट बहुत स्पष्ट है। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि कांग्रेस की लगभग सीट सभी फाइनल हो चुकी है और कांग्रेस अभी तक के अपने इतिहास में शायद सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। केवल 300 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और कांग्रेस का जो गणित है वो उन्होंने जो खास सीट जो उनका है, उन्होंने सोचा है बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की ये जो 140 सीटें हैं, इस पर 1 to 1 होगा। 1 to 1 होगा, इसका मतलब ये है कि जहां पर 1 to 1 की गुंजाइश होती है वहां पर 75% स्ट्राइक रेट लाने का इनका प्लान में है। तो कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को बहुत सारा स्पेस दे रहे हैं। और ये जो सूची है, इस सूची में जैसे विंसेंट पाला को टिकट दिया उन्होंने, सीनियर आदमी है,
ताम्रध्वज साहू की बात करें, ताम्रध्वज साहू एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं जी। एमपी रहे हैं वो। पिछली बार जब केवल एक सीट मिली थी छत्तीसगढ़ से, तो ताम्रध्वज साहू ही एमपी थे। वो अपने इलाके में एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। भूपेश बघेल भी पहले केंद्र की राजनीति किया करते थे। जो झीरम घाटी कांड हुआ उसके बाद दुर्भाग्य से उनको राज्य की राजनीति में आना पड़ा था। तो ये सब नाम तो यानी अंदर खाने सभी लोग जानते थे कि ये टिकट पा ही रहे हैं। असल जो चैलेंजेस अभी जो सामने आएंगे, हालांकि मेरी जानकारी में सभी सीटें फाइनल हो चुकी है, और जो मीडिया में बने रहने की टैक्टिक है और जो सूत्र के हवाले वाले लोगों को उचकाने का तरीका है, उसके तहत कांग्रेस धीमे धीमे सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। राहुल गांधी चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़े, और राहुल गांधी की जो टीम है वो अभी अमेठी में फील्ड में काम कर रही है। और इसी को देखते हुए स्मृति ईरानी जो थोड़ा बहुत सारा बौखला रही है, लोगों गले लगा रही हैं, महिलाओं के बीच में जा रही हैं, मकान में नारियल फोड़ रही हैं, ये सब उनका इसीलिए है क्योंकि जाहिर है उनके पास सूचना होगी कि जो टीम राहुल है उधर काम कर रही है। उस तरफ रायबरेली की सीट पर भी प्रियंका गांधी के लोग जो कहलाते हैं कांग्रेस में, वो सक्रिय हैं, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। ये 2 सीट का बहुत स्पष्ट है। और जो ये कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, सुल्तानपुर वाला सीट जो अमेठी हो गया, रायबरेली और उससे सटा हुआ सीतापुर, इसके ऊपर कांग्रेस बहुत ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में रहेगी। और चूंकि यदि 1-1 होता है वहां पर तो दिलचस्प मुकाबले होंगे। बड़े लोग हल्ला भी कर रहे हैं कि हाथी वाली बहन जी से और कांग्रेस वाली बहन जी मिल रही हैं, ये हो रहा है। मुझे इस सब में बहुत शक है, क्योंकि कांग्रेस बहुत स्पष्ट कर चुकी है कि अब गठबंधन में कौन होगा और उसकी कितनी सीटें होंगी, उसमें अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जो ना गुंजाइश की जगह है सबसे बड़ी एनडीए में ही है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है। ये जो सीट है, ये जो 39 सीटें घोषित की गई हैं, इसका एक सबसे बड़ा संदेश है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूस्ट होना चाहिए कि मेरा जो नेता बन के घूमता है वो आज मेरे आगे नेतृत्व करने को खड़ा हुआ है, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे केसी हो, चाहे राहुल गांधी हो। जी, बहुत बड़ी बात, लेकिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आप पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी टीम अमेठी में काम कर रही है। घोषणा जब होगी तो वो पक्की खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन न सिर्फ अमेठी बल्कि रायबरेली से प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती हैं, उनकी टीम भी वहां काम कर रही है। तो पंकज चतुर्वेदी जी, ये 2 खबर बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, क्योंकि लगातार इस पर चर्चा होती है। लोग कई तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि हो सकता है कि अमेठी से वरुण गांधी को उतारा जाएगा, हो सकता है वो निर्दलीय उतरे, उनको सारे लोग जो हैं वो समर्थन करेंगे, अलग अलग जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, पार्टियां हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, और यहां से एक जोश भी दिखाई देगा, क्योंकि आज जब आपके नेता लड़ते हैं, मैदान में हैं, तो कार्यकर्ता जो हैं वो जोश में आते ही हैं, और बड़े बड़े नेता यहां चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। और सारी सीटें लगभग तय हो चुकी हैं, बकौल पंकज चतुर्वेदी जी। सारी सीटें 300, 325 या 350 या 350, जितनी सीटों पर कांग्रेस लड़े, लेकिन वो सारी सीटें लगभग कांग्रेस तय कर चुकी है। जल्दी से आना चाहता हूं हमारे साथ जागृति जी, आपका वीडियो अब बिल्कुल क्लियर है। जागृति जी आपके पास, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। जागृति जी, आपको भी लगता है अमेठी से राहुल गांधी आ रहे हैं? जी बिल्कुल आना चाहिए, और ऐसी लगातार जो खबरें हैं वो यही पुष्ट कर रही हैं कि राहुल जी और प्रियंका जी उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से युवाओं को के जो मामले उठाए हैं राहुल जी ने यात्रा से, तो एक माहौल भी बना है जिस तरह का, और खास करके अखिलेश जी के साथ में आने से और अनुप्रिया पटेल की बहन जो है पल्लवी पटेल, उनके आने से काफी हद तक जो है यहाँ इक्वेशंस ऐसे हैं जिसमें काफी सपोर्ट मिलेगा और माहौल बदलेगा। पूर्वांचल का खासकर मैं देख रही हूँ कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा बदलाव लेके आने की
मूड में दिख रहा है। और आज जो सूची आई है उसके लिए टिप्पणी करना चाहती हूँ कि उस सूची में तमाम लोगों के साथ साथ 2 महिलाओं के भी नाम है और आज महिला दिवस है, तो ये जरूर ध्यान रखा जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह की लोकतांत्रिक एक पहल और मैसेज देने की कोशिश है सिस्टम को चुनाव के माध्यम से, उसमें गठबंधन को ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी वर्गों के साथ साथ महिलाओं का भी एक उचित प्रतिनिधित्व उसमें दिखाई दे, और वो लगता है कि जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं महिलाओं का। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एक स्पेशल सेशन बुला के महिलाओं के आरक्षण के बिल को वहां पर पेश किया था, लेकिन जो अभी तक 195 लोगों की लिस्ट आई है उसमें कितने प्रतिशत महिला हैं इसका लेखा जोखा आप सबके बीच में है। 24 महिलाएं हैं शायद उसमें मात्र, या कितनी हैं? प्रेम कुमार जी कितनी हैं? आप कुछ बता रहे हैं? अनम्यूट हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आना चाहता हूं अभी आपके सामने हम रख देंगे कितनी महिलाएं वहां हैं 195 में से। और यहां 2 महिलाएं ज्योत्सना महंत जो चरणदास महंत की वाइफ हैं और वो अभी वर्तमान में सांसद भी हैं और कोरबा से उनको दोबारा दिया गया है टिकट। तो ज्योत्सना महंत का एक नाम और कोई है अभी लिस्ट में देखता हूं। लेकिन सुनील शुक्ला जी, वाराणसी से कौन होगा यह भी बड़ा दिलचस्प है। सुनील जी, वाराणसी से कौन आ रहा है? कांग्रेस पार्टी के पास वाराणसी की सीट है और प्रियंका गांधी उधर से हैं, क्योंकि प्रियंका के नाम के बारे में बात कही थी उत्तर प्रदेश के चीफ कांग्रेस पार्टी के अजय राय ने। प्रियंका अगर रायबरेली जाती हैं वो साफ दिखाई दे रहा है, जैसा कह रहे थे पंकज चतुर्वेदी जी। तो वाराणसी से क्या अजय राय फिर से वहां ताल ठोकेंगे? एक तो कांग्रेस के किसी बड़े नेता को बनारस से नहीं लड़ना चाहिए, मतलब बड़े नेता मतलब पहली पंक्ति के जो नेता है वो उलझ कर आ जाएंगे वहां। लेकिन अजय राय को दोबारा उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट पाया था पिछली बार, और जब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वामपंथी सब मिलकर लड़ेंगे तो मैं नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऐसी चुनौती है कि चुनाव हार जाएंगे, लेकिन वह इतना आसान भी नहीं होगा। एक मजबूत लड़ाई दिखाई पड़ेगी वहां। अमेठी में राहुल गांधी को क्यों नहीं लड़ना चाहिए? राहुल गांधी कोई ऐसा थोड़ा है कि 2019 के चुनाव हार गए थे इसके आधार पर आप मूल्यांकन करने को लोकप्रिय हो गए हो। मैं मतदान के दौरान भी 2019 में वहां था और चुनाव प्रचार के दौरान भी। कोई लोकप्रिय नेता नहीं है वो। यह मैं मानता हूं कि कांग्रेस के चुनावी प्रबंधन का खामियाजा भुगतना पड़ा राहुल गांधी को। केवल चुनावी प्रबंधन था, उनके लोकप्रियता का पैमाना यह नहीं है। और 50,000 का वोट एक लोकसभा के चुनाव में कोई मायने नहीं रखता। इस लिस्ट में इस बात का संकेत है कि कम से कम पैराशूट वाले उम्मीदवार नहीं है। ये लोग जो जमीन, अब रायपुर में विकास उपाध्याय वो एमएलए रह चुके हैं वहां। ऐसा नहीं कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को आप चुनाव में उतार दिया जिससे कोई जमीन ना हो। भूपेश बघेल सरकार के 2 मंत्रियों को आपने उतार दिया। राजनांदगांव से संतोष पांडे जो लगभग 1 लाख वोट से जीते थे पिछले, कोई बहुत सुरक्षित सीट नहीं है बीजेपी के लिए जहां भूपेश बघेल जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने शशि थरूर को लेकर के जबरदस्त उनकी लोकप्रियता रही है और उनको फिर पार्टी ने अपने मैदान में उतारा। तो ये हर सीट पर अगर आप देखेंगे, जैसे हासन या मंड्या, इन सीटों पर उम्मीदवारों को देखिए, जो सामाजिक समीकरण है उन इलाकों में उससे मिलते जुलते उम्मीदवार कांग्रेस से उतारे हैं। और ये ऐसा ये इस तरह के नेता हैं जिन्होंने कर्नाटक को विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी सक्रिय भूमिका अदा की थी। तो ये इस बार कांग्रेस ने जमीन से जुड़े हुए अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिस तरह से उतारा और शुरुआत किया। अब सोच लीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी 195 सीट घोषणा करती है और उसको 10 उम्मीदवार नहीं मिलते हैं बिहार में। केरल में उसको 20 उम्मीदवार मिल जाते हैं जहां कोई आधार नहीं है आपका। जहां चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं उस बिहार में आपको 5 उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं कि आप 195 में उन लोगों का नाम शामिल कर लें। और आप जब ये आरोप लगता है कि केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में विवाद है, वहां कांग्रेस अपने सभी अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लेकर के आ गई। तो एक विमर्श बनाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया दल समूह में तो बहुत झगड़े हैं और इंडिया में बहुत सब कुछ पाक साफ है। ऐसा है नहीं।
और यह लिस्ट, इस लिस्ट के बारे में तो साफ है कि कम से कम कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार, अपने जमीन से जुड़े हुए लोगों को उतारा है, या जो पहली पंक्ति के नेता केसी वेणुगोपाल, मुझे याद नहीं है, लेकिन साथ पहली बार चुनाव लड़ेंगे या पहले लड़ चुके हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, संभवतः पहली बार चुनाव लड़ेंगे वो, पहली बार। लेकिन अगर आप पहली बार लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने उनको उतारा कि आप अगर आप पार्टी के इतने बड़े नेता हैं तो आपको चुनाव भी लड़ना है। और केसी वेणुगोपाल ने कम से कम उस क्षेत्र में अपनी सक्रियता ही बनाए रखी। और कम एक यह है कि जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उस क्षेत्र में आपको पहचान का संकट नहीं है, आपको इस बात का संकट नहीं है कि आप उम्मीदवार को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए। ज्योत्सना महंत को कोई पहचान का संकट नहीं है, ताम्रध्वज साहू को कोई पहचान का संकट नहीं है। इनको अपने संगठन और अपने कार्यक्रमों और इंडिया दल समूह की नीतियों को लेकर के लोगों के बीच में जाना है। तो ये अभी तक की जो लिस्ट है इसमें यह है कि मजबूती के साथ सोच समझ करके पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं अभी भी मैं मुतमईन हूं। मैं पंकज जी से बहुत विनम्रता पूर्वक असहमत होना चाहूंगा कि अभी भी बीएसपी के आने की संभावना है, और कांग्रेस अभी भी अपने कैंडिडेट्स को इसलिए घोषित नहीं कर रही है कि वह अंतिम क्षणों तक इस बात का प्रयास करेगी कि बीएसपी इस खेमे में आवे। और बीएसपी भी अगर अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है, अपने जन समर्थन को बनाए रखना चाहती है, अपने मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, तो उसके पास भी इंडिया दल समूह में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह अपना खामियाजा उसने पंजाब में भी भुगत लिया अकाली दल के साथ जाकर के। अकाली दल के साथ जाना मतलब बीजेपी के साथ जाना। अभी तेलंगाना में बीआरएस के साथ गए हैं, बीआरएस के साथ जाना मतलब बीजेपी के साथ जाना। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह बनेगी कि अगर आप अकेले भी चुनाव लड़े हो, अकेले भी चुनाव लड़े, तो यह स्थिति नहीं बनेगी कि उसको 10-12% वोट मिल जाए, क्योंकि अब मतदाताओं का साफ साफ ध्रुवीकरण है, या तो वो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के खिलाफ है। कोई भी राजनीतिक दल अकेले लड़ करके, इस गठबंधन से लड़ करके, चाहे वो इंडिया में चला जाए, चाहे वो इंडिया दल समूह में चला जाए, अपने मतदाताओं को अपने साथ रखने में सफल नहीं हो पाएगा। और यह विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव में साफ साफ दिखाई पड़ा। आप कर्नाटक में भी देख लीजिए, आप बिहार में भी देख लीजिए, आप किसी राज्य में जिन राज्यों में कोई भी राजनीतिक दल अलग लड़ने की कोशिश, ठीक है, बस बीएसपी लड़ेगी। बीएसपी छोड़ दीजिए, आप निर्दलीय उम्मीदवार 1,000, 2,000, 5,000 वोट पा जाते हैं, उस सब के सब बीएसपी को भी उतना वोट मिलेगा, लेकिन वो इतना बड़ा वोट नहीं हो जाएगा जिससे राजनीतिक तौर पर कहा जाए कि इंडिया दल समूह के सामने बड़ी चुनौती होगी। आज बहुजन समाज पार्टी के सामने चुनौती है कि वह अपने मतदाताओं को अपने साथ रखे और अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना करके रखे। अगर वही उनके पास चाहत है तो उनको इंडिया दल समूह के साथ ही जाना होगा। और मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी समझ है कि कांग्रेस अभी अंतिम समय तक यह प्रयास कर रही है कि इंडिया बीएसपी के साथ एक साठगांठ हो जाए। और बीएसपी अगर गठबंधन में आती है तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी बीजेपी के लिए। उसका असर बिहार में पड़ेगा, उसका असर मध्य प्रदेश में पड़ेगा, उसका असर छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, उसका असर हरियाणा में पड़ेगा, उसका असर पंजाब में पड़ेगा, कई राज्यों में यह क्योंकि साफ साफ असर दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, उसका असर पड़ेगा। पंकज जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? आपको एक बस इतना बोल दो कि पिछले 5 साल में मायावती या उनके भतीजे आनंद पे कोई ईडी सीबीआई के केस हुए क्या? उसका कुछ तो चुकाना पड़ेगा। शुक्ला जी बहुत एक आदर्श बात कर रहे हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब मुझको जीतने के लिए लड़ना ही नहीं है तो मुझे क्यों चिंता है इसकी? मुझे तो दूसरे को हराने के लिए लड़ना है, जैसे ओवैसी चचा है।